हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर जो कि है अध्याय 6 न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो आज न्यायपालिका पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, हमने विधायिका कार्यपालिका दोनों पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर देख लेना। ठीक है, अब इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब पहला ही जो क्वेश्चन है, जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरंभ की गई थी। जनहित याचिका का क्वेश्चन है दोस्तों, फेवरेट क्वेश्चन है, आता रहता है। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर देखिए जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरंभ की गई थी। देखिए पहला, जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। कब हुई दोस्तों? 1980 के दशक में हुई। इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा विकसित किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को न्याय मिल सके। कब दोस्तों? 1980 में किया गया और किसके द्वारा? PN भगवती के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, जनहित याचिका। अब जनहित याचिका क्या होती है? जो कि जो अपने मतलब जिसके साथ भी कोई मतलब क्या कहते हैं, किसी प्रकार का शोषण हो रहा हो तो न्यायालय में जाकर उस चीज को चुनौती दे सकता है, अपनी जो है प्रॉब्लम को बता सकता है। ठीक है, अब देखिए न्यायिक पूर्णावलोकन का क्या अर्थ है। न्यायिक पूर्णावलोकन क्या होता है दोस्तों, समझेंगे। ठीक है, देखिए न्यायिक पूर्णावलोकन या फिर बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है कि न्यायालय यह तय कर सकता है कि कोई कानून या सरकारी कार्यवाही संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि यह असंवैधानिक पाया जाता है तो इसे अमान्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो न्यायिक पूर्णावलोकन क्या है? मतलब कोई विधेयक लोकसभा में आया है, संसद के अंदर आया है, तो न्यायपालिका के पास भी जाएगा और उस पर वो विचार विमर्श करेगी, देखेगी कि हाँ भाई संवैधानिक कानूनों के अंतर्गत है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो इसको मतलब क्या कर देगा? अमान्य घोषित कर देगा। ठीक है, नहीं तो मान्यता दे देगा। अब यही चीज था न्यायिक पूर्णावलोकन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? न्यायिक पूर्णावलोकन और रीट में क्या अंतर है? तो न्यायिक पूर्णावलोकन तो आपको पता चल गया क्या होता है, न्यायालय के द्वारा। ठीक है, न्यायिक पूर्णावलोकन न्यायालय कानून या सरकारी कार्यवाही की संवैधानिकता की समीक्षा करता है। अब देखिए रीट क्या होता है? रीट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान दीजिए। न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किए गए विशेष आदेश को हम रीट कहते हैं। रीट क्या होता है दोस्तों? नॉर्मली जो न्यायपालिका के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं उसे हम रीट कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब देखिए न्यायिक पूर्णावलोकन कानूनों को अमान्य कर सकता है जबकि रीट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। क्या बोला? कि न्यायिक पूर्णावलोकन कानूनों को अमान्य कर सकता है, लेकिन जो रीट है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। ठीक है, तो यही नॉर्मल सा डिफरेंस था। रीट क्या है? एक आदेश होता है जो कि न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे। सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय होता है? अब आपको पता है 3 तरह के न्यायालय होते हैं, 3 या 4 तरह के। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। ठीक है, वर्णन कर दो। ठीक है, आप देखो ध्यान से। सर्वोच्च न्यायालय अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है क्योंकि पहला पॉइंट देखिए, यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। अगर मान लो कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय जो है उसने अपना मतलब कोई भी कार्यवाही सुना दी है, तो अगर उसको चुनौती देनी है तो उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता। तो वही है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। आगे, यह नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में अंतिम निर्णय देता है। इसमें विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से किसी भी न्यायालय के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। आगे, यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अपील सुनने का अधिकार रखता है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मान लो जैसे जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय में चले गए, वहाँ पे भी आपको न्याय नहीं मिला, तो आखिरी रास्ता है आपके पास सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील करना। ठीक है, और जो भी सर्वोच्च न्यायालय अपना मतलब न्याय सुनाएगा या जो भी होगा तो वो आखिरी होगा और उसको सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है, वर्णन करो। पिरामिड के आकार की दोस्तों इस तरीके से, ध्यान दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो इसमें 3 न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। भारतीय न्यायपालिका पिरामिड के आकार में व्यवस्थित है। पहला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, यह न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित है और अंतिम अपील का न्यायालय होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सुना दिया फैसला वही फैसला आखिरी रहता है। अब देखिए अगला, उच्च न्यायालय
प्रत्येक राज्य या राज्य समूह में स्थित या क्षेत्रीय स्तर पर न्याय प्रदान करता है। ठीक है, आगे है निचली अदालत। ध्यान दो, नीचे ये निचली अदालत, इसे ऊपर कर थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान दो। निचली अदालतें, इनमें जिला अदालतों और अन्य न्यायालय शामिल है जो स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 तरह के न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें। ठीक है, अब देखिए इस पिरामिड संरचना में प्रत्येक स्तर पर एक ऊपरी न्यायालय के फैसले की समीक्षा का अधिकार रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक जो है क्या भारतीय न्यायपालिका की संरचना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है इसको हमें बताना। देखिए मूल अधिकारिता, ठीक है, ध्यान दीजिए। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो भी बोलते हैं इसको, जुरिडिक्शन। ठीक है, देखिए मूल अधिकारिकता राज्यों और केंद्र के बीच विवादों को सुनना। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, राज्य और केंद्र के बीच विवादों जो होता है, आपको पता है जो संघ सूची राज्य सूची के जो बीच में विवाद होते हैं तो उन विवादों को भी ये सुनता है। ठीक है, आगे है अपील अधिकारिता। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। ठीक है, आप मान लो अधिकार ही मान लो, ठीक है, अधिकारिता जो भी है, उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। जो भी उच्च न्यायालय में फैसले दिए गए हैं अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। सलाहकार, देखिए राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों पर सलाह देना। ठीक है, ये भी चीज़ ये न्यायपालिका करती है। अब आगे देखेंगे संवैधानिक अधिकारिता, संविधान की व्याख्या और मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है ये। ठीक है, मतलब संविधान की व्याख्या करता है और मौलिक अधिकार की भी ये सुरक्षा करता है। आगे है आपका विशेष अनुमति याचिका। देखिए किसी भी अदालत के फैसले को चुनौती देने का अधिकार इसके पास है। ठीक है, कोई भी मतलब उच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय, कोई भी न्यायालय कोई ऐसी चीज़ों को पारित करता है जो सही नहीं है तो ये सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पे जाकर उस चीज़ के खिलाफ जो है अपना अमान्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट, जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद करती है। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए जनहित याचिका गरीबों और वंचित वर्गों को न्याय प्राप्त कराने का साधन प्रदान करती है। देखिए सामाजिक न्याय, यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करती है। क्या करती है दोस्तों, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करती है। आगे चलो, सरकारी लापरवाही, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करती है। तो ये सारे काम किसके हैं, जनहित याचिका के हैं। तो दोस्तों ये सामाजिक न्याय देता है, सरकारी जो लापरवाही है उसके खिलाफ भी ये एक्शन लेता है आपका। ठीक है, अगला है पर्यावरण संरक्षण। देखिए गरीब समुदायों को पर्यावरणीय क्षति से बचाने में मदद कराती है। जनहित याचिका में कमजोर वर्गों को बिना खर्च के न्याय का लाभ मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जनहित याचिका के अंदर मतलब वही है कि अपने वकील वगैरह भी मिल जाते हैं सारी चीज़ें। तो ये हम किस तरीके से कह सकते हैं कि जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद करती है। तो दोस्तों ये निम्न प्रकार से करती है, सामाजिक न्याय, सरकारी लापरवाही, पर्यावरण संरक्षण आदि से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्यायपालिका संविधान के संरक्षक है, क्या आप इस कथन से सहमत है। जो न्यायपालिका वो संविधान को बचाए रखता है, ये चीज़ से आप क्या सहमत है। देखिए हाँ, न्यायपालिका संविधान के संरक्षक है क्योंकि यह संविधान की व्याख्या और रक्षा करता है। ठीक है, ज़रा ध्यान देंगे। पहला क्या है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है हमारी, जो भी हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए यह कानूनों और नीतियों की संवैधानिकता की समीक्षा करती है। जो भी कानून और नीतियां बनी हुई है उसको देखती है। ठीक है, उसको समझती है कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। आगे संवैधानिक विवादों का समाधान, जो भी संवैधानिक विवाद होती है उसको ये सुलझाता है। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों का समाधान करती है। इस प्रकार न्यायपालिका संविधान को प्रभावी बनाए रखती है और लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्या कि न्यायपालिका संविधान के संरक्षक कैसे है। तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या है कि न्यायपालिका जो है वो हर एक चीज़ को देखती है, कार्यपालिका को भी, विधायिका को भी। ठीक है, मतलब इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों आज, न्यायपालिका। ठीक है,
जो है हमारा ये न्यायपालिका जो है चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों क्लियर होते हैं। ठीक है, और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, उससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए अपना वैल्यूएबल कि कैसा लगा है आपको वीडियो, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।